दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसका सेकेंड पैराग्राफ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो चलिए आज थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स। कहा जा रहा है, जर्मेन ग्रियर कह रही हैं कि स्पष्ट रूप से इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, और जो माता होती है, इन दोनों का जो मृत्यु दर है वो ट्रेडिशनल बर्थ में ज़्यादा होता है। यानी हमारे समाज में जैसे बर्थ होता है बेबी का, पारंपरिक समाज में जो जैसे बच्चे का जन्म होता है, उसमें शिशु और माता का जो मृत्यु दर है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ we may have destroyed the significance of the experience for the vast majority who live। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे सोसाइटी में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सारे समाज के लोग क्या सोचते हैं कि बस बच्चा और माँ सुरक्षित रह जाए। कहने का मतलब है कि उनकी जान न जाए। तो इस चक्कर में हमने क्या किया है कि वास्ट ऑफ मेजॉरिटी कहा जा रहा है कि मतलब समाज की बहुत सारी औरतें जो इस पेन को एक्सपीरियंस की हैं और वैसे ही जी रही हैं, ठीक है, तो इसके महत्व को हम क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यानी हम ये नहीं सोचते हैं कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए, कुछ ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे कि ये मरने की बात तो दूर है, जो पेन होता है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं डिलीवरी में, वो कम हो। तो हम ये नहीं सोचते, हम बस ये सोचते हैं कि हाँ जान तो बच गई ना, बच्चा तो ठीक है ना। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। No one would deny that each infant and particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if at all possible। यानी कहा जा रहा है कि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि हर नवजात शिशु और जो उसकी माता होती है, खासकर माता का मृत्यु दर ही ज़्यादा होता है डिलीवरी में। तो ये कहा जा रहा है कि जो नवजात शिशु होता है और मुख्य रूप से जो माता होती है, उनकी जो मौत है डिलीवरी के टाइम में, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है जो कि हर कीमत पर अगर मुमकिन हो तो इसे रोका जाए, इसे रोका जाना चाहिए। Nor that modern obstetric care which has developed in the hospital setting has been at least partly responsible for the dramatic decrease in both maternal and prematernal mortality over the past half century। यानी कहा जा रहा है कि ये जो ऑब्स्टेट्रिक मतलब होता है, जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, यानी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो ऑब्स्टेट्रिक केयर है, यानी जो मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, अगर डिलीवरी के टाइम में हॉस्पिटल में ले जाया जाए, एडमिट कराया जाए जो वुमन होती है, प्रेग्नेंट वुमन, उनको, तो ये ऑब्स्टेट्रिक केयर की वजह से अगर हॉस्पिटल में ये सेटिंग कर दी जाए तो लिखा है कि हैज़ बीन एटलीस्ट पार्शली रिस्पॉन्सिबल। यानी ये आंशिक रूप से, यानी हो सकता है कि बहुत कम ही रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन फिर भी जो मेडिकल केयर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। यानी उसको ये क्रेडिट जाता है कि पिछले 50 सालों में माता और शिशु के मृत्यु का दर जो कम हो गया है, यानी पास्ट के मुकाबले अब माता या शिशु की मृत्यु का दर जो बहुत कम हो गया है, इसमें मेडिकल केयर का बहुत बड़ा हाथ है, ऑब्स्टेट्रिक केयर का बहुत बड़ा हाथ है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली परवर्स टू क्वेश्चन whether our present priority should be to reach minimum figures for perinatal mortality at any price। तो देखिए कहा जा रहा है कि लेकिन ये जो प्रश्न है वो पूछना गलत नहीं होगा कि हमारा कि जो मृत्यु दर है, जो जन्म देने के टाइम में जो माता मरती है या बच्चा मरता है, तो हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम हर कीमत पर ये जो मृत्यु दर है इसको ना के बराबर कर दें। यानी आखिर कोई बच्चा, कोई माता क्यों मरे, हम इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मृत्यु दर है वो ना के बराबर हो जाए। सिर्फ कम होने से काम नहीं चलेगा, एकदम ना के बराबर हो जाए। When this includes giving up things which free human beings
have often felt to be more important than their survival, such as freedom to live their own lives their own way and to make individual choices in line with their own sense of values. राइटर कह रही हैं कि हमारी जो ये सोच है कि मतलब बच्चा माता दोनों जीवित तो हैं ना, यही बहुत है। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ लाइफ को मतलब दिमाग से हटा के ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बारे में भी कुछ सोचे। जो अक्सर फील किया जाता है, जो पेन जो जिसके थ्रू वुमेंस गुजरती हैं डिलीवरी के टाइम, तो इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लिव्स देयर ओन वे, यानी जो ज़िंदगी है उनकी औरतों की जो ज़िंदगी है उसे उनके तरीके से आज़ादी के साथ जीने की ज़रूरत है। एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइस इन लाइन, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सेंस ऑफ वैल्यू एंड देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यू, यानी उनकी ज़िंदगी उन्हें अपने तरीके से जीने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हाँ वो मरी नहीं ना, और या बच्चा तो सुरक्षित है ना, नहीं, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। मतलब जहाँ तक कोशिश हो सके ये हमें करना है कि हाँ जो मॉर्टेलिटी रेट है वो ना के बराबर हो जाए, जो पेन होता है वो कम हो, कैसे भी मेडिकल प्रोसीजर्स कराई जाए और सोच को जो है वो बदला जाए। फोर्थ पैराग्राफ, इन मैनी सोसाइटीज women still go forth from their mothers' houses at marriage to live with a mother-in-law and the wives of their husband's brother। कहा जा रहा है कि बहुत सारे समाजों में जो औरतें होती हैं उन्हें शादी के बाद अपनी माँ का घर छोड़ के कहाँ जाना पड़ता है, अपने पति के घर, जहाँ वो अपने सास के साथ और उनके जो हस्बैंड्स के ब्रदर की जो वाइफ होती है, कहने का मतलब जैसे देवरानी जेठानी, ससुराल में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ रहने के लिए जाना पड़ता है। इट इज़ अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अनटिल दे हैव बॉर्न अ चाइल्ड, यानी ये मानव विज्ञान का सत्य है, यानी ये पता लगाया गया है कि वो जो औरतें होती हैं वो तब तक उस परिवार का मतलब मेंबर नहीं बन पाती हैं, नहीं माना जाता है उनको, जब तक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती हैं। कहने का मतलब है उनके ससुराल में उन्हें एक फैमिली मेंबर की तरह तब तक अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है जब तक वो एक बच्चे को जन्म ना दे। इफ़ वी कंसिडर दैट इन सच सोसाइटीज़ द मैरिज वॉज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड, यानी कहने का मतलब है कि उन समाजों में जहाँ ऐसा होता है तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अरेंज मैरिज होती है, तभी ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, जब अरेंज मैरिजेज होती हैं तब ऐसी बातें होती हैं कि उन्हें जाना पड़ता है सास के साथ, देवरानी जेठानी देवर ससुर, इन सब लोगों के साथ एक घर में रहना पड़ता है और उनके मर्ज़ी के हिसाब से चलना पड़ता है। इट इज़ understandable that the bride too longs for the child who will stand in the same intimate relationship to her as she with her own mother। देख कहा जा रहा है कि ये समझने वाली बात है that the bride की जो दुल्हन होती है, टू मतलब वो भी, ठीक है, और लॉन्ग्स, देखिए लॉन्ग मतलब होता है लंबा, और जब एस लग जाए लॉन्ग्स तो होता है इच्छा करना। तो देखिए ये समझने वाली बात है, क्योंकि जब एक लड़की ससुराल में जाती है तो वो भी तो चाहती है कि मुझे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाए, तो वो भी चाहती है कि हाँ मुझे जल्दी एक बेबी हो जाए ताकि हम भी यहाँ अच्छे से रहने लगें। तो देखिए तो वही कहा जा रहा है कि जो दुल्हन होती है वो भी इच्छा करती है कि उसको बेबी हो जाए, और वो यानी वो जो उसका बच्चा हो वो उसके साथ वैसे ही रहे, सेम इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी वैसे ही बहुत करीब होकर रहे जैसे कि वो औरत जो शादी करके गई अपने ससुराल वो अपने माँ के साथ रहती थी। तो उसे भी लगता है कि हाँ मेरा भी बेबी होगा, मुझे इतना ही प्यार करेगा, ऐसे ही करेगा जैसे मैं अपनी माता के साथ क्लोज हूँ वैसे ही मेरे साथ रहेगा। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोड्स इज डैट दे आर बैकवर्ड, क्रूअल एंड रॉन्ग। जो वेस्टर्न लोग हैं यानी जैसे अमेरिका, यूरोप, तो जैसे यहाँ के लोग हैं वो जो समाज में हमारे जो रस्म रिवाज होते हैं, जो सोच होती है उसे बैकवर्ड समझते हैं कि मतलब पिछड़ी हुई सोच है, क्रूएल है,
क्रूर है, क्योंकि सच में जब एक लड़की ससुराल में जाती है तो उसके साथ जो बिहेवियर होता है वो सच में क्रूएल होता है बहुत जगह, एंड रॉन्ग, और वो गलत होता है क्योंकि उसे फैमिली मेम्बर की तरह अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है जैसे कि औरों को किया जाता है. It is assumed that the sexual relations between the spouses are perfunctory, perfunctory and exploitative, that all the mothers-in-law are unjust and vindictive. तो देखिए कहा जा रहा है कि ये माना गया है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है. देखिए यहाँ स्पाउसेस मतलब होता है पति पत्नी, कि पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होता है वो परफंक्शनरी होता है और एक्सप्लॉइटेटिव. परफंक्शनरी मतलब होता है कि जो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो लेकिन औरों को दिखाने के लिए आपको वो करना पड़े. तो वही कहा जा रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें सेक्सुअल रिलेशन करने में इंटरेस्ट नहीं होता है बट उन्हें करना पड़ता है मजबूरी में, और वो एक शोषण टाइप का ही होता है, एक्सप्लॉइटेटिव होता है, शोषण टाइप का होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो फिर भी आपको वो कार्य करना पड़े. तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है. एंड डेट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव. और ये भी पाया गया है कि जो जितनी भी मदर्स इन लॉ होती हैं, सासू माँ होती हैं, वो अनजस्ट होती हैं यानी अन्यायी होती हैं, और विंडिक्टिव यानी बदला लेने वाली होती हैं. One of the greatest difficulties in the way of feminists who are not chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into silence opposition when participating in international fora conducting languages which they cannot speak with fluency. देखिए जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट किए वहाँ से देखते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट, यानी जो औरतें होती हैं उनके रास्ते में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है, हु आर नॉट चौविनिस्टिक. यानी जो चौविनिस्टिक मतलब होता है ऐसी सोच जो ये ना सोचे कि हाँ हमारे जो समाज में नियम है वही सबसे बड़ा है, वही सबसे अच्छा है, हमारा ही कल्चर सबसे अच्छा है. यानी वो चाहते हैं कि हाँ मैं और भी जानूँ और भी सीखूँ, यहाँ से कहीं बाहर भी जाऊँ, अपना लेवल थोड़ा हाई करूँ. तो वही कहा जा रहा है, राइटर कह रही हैं कि जो फेमिनिस्ट होती हैं जो ऐसा चाहती हैं कि मैं नई नई चीज़ें सीखूं, बहुत सारी चीज़ें जानूं, तो उनके रास्ते में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है. तो देखिए एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वीमेन, और वो ऐसी औरतों से सीखना चाहती हैं हु स्टिल लिव इन अ फीमेल सोसाइटी, जो कि यानी वो जो औरत होती है जो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती हैं, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो देखिए वो ऐसे ही औरतों से सीखना चाहती है जो कि खुद क्या करती है, फीमेल सोसाइटी में रहती है. इज़ द टेंडेंसी ऑफ दोज वीमेन टू विदड्रॉ इनटू साइलेंस ऑपोजिशन. तो देखिए कहा जा रहा है कि जो एक औरत होती है जिसमें बहुत जिज्ञासा होती है, जो कि ऊंचा उठना चाहती है इन सब से, वो देखिए वो दूसरी औरतों से सीखती है, और वैसी औरतें से सीखना चाहती हैं जो कि खुद फीमेल सोसाइटी में रहती हैं और जिनकी प्रवृत्ति खुद ऐसी है कि अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा हो तो वो साइलेंट ऑपोजिशन में रहती हैं. यानी कहने का मतलब है कि जो उनकी सोच है वो भी उतनी आगे नहीं है, वो भी क्या है, साइलेंट ऑपोजिशन. यानी मेरे साथ जो कि कुछ भी हो रहा है मैं चुपचाप सहूँ उसे, मुझे भले ही वो काम अच्छा नहीं लग रहा है, ऑपोजिशन है, यानी वो कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी मैं चुप रहूँ. तो वैसी औरतें व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल फोरा कंडक्टिंग इन लैंग्वेजेस विच दे कैन नॉट स्पीक इन विथ फ्लुएंसी, जब वो इंटरनेशनल फोरा मतलब होता है कि एक मीटिंग होती है जहाँ सब अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, एक तोड़ निकालते हैं कि हाँ इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे चेंज लाया जाए. तो वही कह रही हैं राइटर कि और जो इस टाइप की जो औरतें होती हैं वो जब पार्टिसिपेट करती हैं इंटरनेशनल फोरा में, मतलब इंटरनेशनल फोरा मतलब ऐसी मीटिंग जहाँ देशों देशों से लोग आते हों, तो जब ऐसी औरतें वहाँ पार्टिसिपेट करती हैं, उस मीटिंग में जाती हैं, और वो मीटिंग ऐसी भाषा में होती है जो वो औरतें फ्लुएंसी धारा प्रवाह नहीं बोल पाती हैं. जैसे हम लोग हिंदी बोल पाते हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं, वैसे वो औरतें नहीं बोल पाती हैं. Women officials of the Sudanese government told me
that they had given up going to international conferences even though the trips were a tremendous treat because they were tired of being told about their own lives instead of being consulted. राइटर कह रही हैं कि जो सूडानी सरकार की जो औरतें हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि दे हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उसमें जाना उन्होंने छोड़ दिया। यद्यपि जो ट्रिप्स होते हैं उनके, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के जो ट्रिप्स होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। उसमें जब ट्रिप्स में लोग जाते हैं तो रहने के, खाने के, सोने के प्रबंध बहुत अच्छे से किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन औरतों ने वहाँ जाना छोड़ दिया बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लिव्स, क्योंकि वो जो औरतें हैं वो थक गई हैं अपने जीवन के बारे में सुनते सुनते। यानी उस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि उनके लाइफ के बारे में बस बताया जाता है कि हाँ इन्हें ये प्रॉब्लम है, ये जिस समाज में रहती है वहाँ ऐसी सोच है, बहुत प्रॉब्लम से गुजरती हैं, इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। यानी कंसल्ट, जहाँ कंसल्ट किया जाना चाहिए उनसे कि मतलब हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या चेंज ला सकते हैं, आप किस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, उसको बदला जाए उस सिचुएशन को। तो वो ऐसी कोई कोशिश नहीं करते हैं कि हाँ इसमें कुछ चेंजिंग लाया जाए, बस ये करते हैं कि हाँ उनके लाइफ के बारे में बताते हैं। यानी उन्हें क्या करते हैं, एक तरफ से अगर आपको कहा जाए कि हाँ ये जो लड़की है इसके लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, इसके फैमिली के लोग ऐसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो आप क्या होगा, आप अपनी नज़र में नीचा होइएगा, आपको लगेगा ओ मेरी लाइफ ऐसी है। तो इसी वजह से, यही लो फील करने की वजह से जो सूडानीज गवर्नमेंट की जो औरतें हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना छोड़ दिया। चलते हैं 5th पैराग्राफ पे। देखिए, Thus we in the West would regard as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn। देखिए, अब लेखिका कह रही हैं कि हम जो पश्चिम के लोग हैं, लेखिका भी कहाँ है, हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्म हुआ है और वहाँ ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो वो वेस्टर्न की हैं, वेस्ट की हैं। तो वो कह रही हैं कि हम जो वेस्ट के लोग हैं हम लोग इसे बहुत ही अन्याय समझते हैं, मतलब बहुत ही गलत समझते हैं। डेट अ वुमन कुड लूज हर ओन नेम, कि एक औरत जो है वो अपना नाम खो देती है और क्या बन जाती है कि मतलब जो वो अपने पहले बच्चे को जन्म देती है वो उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे देखेंगे हम लोग की सोसाइटी में, अगर कोई बच्चा, मान लीजिए उसका नाम राजेश है, यानी एक औरत को बच्चा हुआ, उसका नाम राजेश है उसके बच्चे का, तो उसे क्या कहा जाता है, उस औरत को उसके नाम से नहीं बोला जाता, कहा जाता है राजेश की मम्मी। तो वही कहा जा रहा है कि एक औरत अपने नाम को खो देती है और जो बच्चा उसे होता है, सबसे बड़ा जो संतान होता है, तो उसके नाम, उसके माता के नाम से जानी जाती है। वंस शी हैज़ बॉर्न इट, जब एक बार जब वो उसे पैदा कर देती है, ऑल्दो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ द वुमेन्स लीनेज अंडर हर हस्बैंड्स नेम एट मैरिज। यानी जब वो एक बच्चे को पैदा कर देती है तो हम में से बहुत सारी औरतें जो हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं, इसका प्रोटेस्ट नहीं करते, विरोध नहीं करती हैं। जब एक औरत का जो अस्तित्व है, उसकी जो वंशावली है, वो शादी के बाद उसके पति के नाम के पीछे कहीं छुप जाती है, कहीं दबी रह जाती है। जैसे देखेंगे, मान लीजिए एक औरत जो है अपने ससुराल में है, तो अगर उस औरत का नाम आप वहाँ आसपास कहीं लेंगे किसी के घर में, तो लोग नहीं जानेंगे कि कौन है। जब आप कहेंगे कि हाँ इस आदमी की पत्नी, तब वो जानेंगे कि ओ उनकी पत्नी के बारे में बात हो रही है। तो वही एक औरत की जब शादी होती है तो वो अपना जो, उसकी जो पहचान है वो अपने पति के नाम के आगे खो देती है। और हम जो औरतें हैं वो इसका प्रोटेस्ट नहीं करती हैं। In many traditional societies, the relationship between mother and child is more important than the relationship between husband and wife। यानी बहुत सारे पारंपरिक समाजों में जो माता और बच्चे का जो संबंध होता है, उसको, वो जो माता होती है और उसके पति के संबंध से भी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी को उतना टाइम दिया जाए एक साथ रहने के लिए, लेकिन माता और बच्चे को एक साथ रहने के लिए टाइम दिया जाता है। In some, indeed,
द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज एज इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन ईदर। यानी कहीं कहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ वास्तव में जो बच्चे का जो रिश्ता होता है, यानी फैमिली के दूसरे लोगों के साथ, जैसे दादी दादा, चाचा चाची, नाना नानी, तो बच्चे का जो रिलेशन इन लोगों के साथ होता है उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, यानी बराबर या उससे भी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है जितना उस बच्चे का रिश्ता उसके माँ बाप के साथ होता है। ठीक है, देखिए, अ नंबर ऑफ सोशल usages may stress the children's relationship with the rest of his kin group at the expense of that with his parents। यानी हमारे जो समाज के जितने भी नियम हैं, जैसे बच्चे को देखते हैं आपकी नाना नानी दादा दादी के पास ज़्यादा रखा जाता है। आप बहुत ही कम ही देखे होंगे कि कोई पिता अपने बच्चे को लेके घूम रहा है गोद में, क्योंकि हमारे समाज में इसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। तो देखिए, वही कहा जा रहा है कि हमारे समाज के जो नियम है वो इस बात पर जोर डालते हैं कि बच्चे का जो रिलेशन है वो उसके माता पिता से ज़्यादा उसके परिवार के लोगों के साथ हो। His aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with him in public than his parents। यानी बच्चे के जो चाचा चाची होती हैं, तो मतलब पब्लिक प्लेस पे मान लीजिए कहीं बाहर घूमने गए, तो बच्चे के जो माता पिता होते हैं उनके गोद में भले ही बच्चा उतना ना रहे, लेकिन जो चाचा चाची होते हैं उनके गोद में बच्चा ज़्यादा रहता है। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन अफ्रीका एंड इंडिया द बायोलॉजिकल फैमिली इज़ डेलिबरेटली वीकेंड। कह रही हैं राइटर कि अफ्रीका और इंडिया में जो पारंपरिक समाज है उसमें आप देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल फैमिली है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। बाई एनफोर्स्ड abstinence or actual separation of parents in order to strengthen the extended family। कहने का मतलब है कि बच्चे का जो रिलेशन है वो माता पिता से ज़्यादा जोर दिया जाता है कि परिवार के और लोगों के साथ हो, ताकि उनका जो रिलेशन है वो मजबूत हो जाए। इस बात पे फोर्स करते हैं परिवार के लोग कि बच्चा माँ बाप से ज़्यादा दादा दादी चाचा चाची के पास रहे। Thus, children are not born at the whim of the parents, but in response to a broader pressure for the whole group। यानी जो बच्चा है वो माँ बाप की इच्छा से ही पैदा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा भी सिचुएशन आता है जब माँ बाप की इच्छा नहीं होती है कि अभी बेबी हो, बट फैमिली का इतना प्रेशर होता है कि उन्हें बेबी करना पड़ता है। तो वही दिखा रहा है, तो वही लिख रही हैं राइटर कि जो होल ग्रुप परिवार के जो और सारे लोग होते हैं उनका जो समूह है वो इतना प्रेशर डालता है कि माता पिता की मर्ज़ी के बिना भी क्या करता है, बेबी को रखना पड़ता है, बेबी होता है। और देखिए यहाँ ब्रैकेट में कुछ डाटा दिया हुआ है, तो ये क्या है, जो सर्वे हुआ है, मतलब इस चैप्टर में जो बताया गया है कि जो मॉर्टेलिटी रेट है या जितनी भी जानकारियाँ हैं उन्हें लिखा गया है। पीछे भी ऐसा लिखा गया था। तो चलिए अब हम 6th पैराग्राफ पे आते हैं। द वुमन हु satisfies the longings of her peers by producing the child they are all anxious to see finds her achievements celebrated in ways that dramatize her success। यानी एक औरत, अब देखिए लॉन्गिंग्स मतलब इच्छा और पियर्स मतलब परिवार के जो लोग होते हैं, तो वही कह रही हैं राइटर जर्मेन ग्रियर कि एक औरत जो अपने परिवार के लोगों की इच्छा को संतुष्ट करती है, पूरा करती है, एक बच्चे को जन्म दे के, जिसको देखने के लिए वो बहुत ही बेचैन रहते हैं, यानी परिवार के लोग बहुत बेचैन रहते हैं कि हाँ एक बेबी हो जाए। तो जब एक औरत बेबी को जन्म देती है और परिवार के लोगों की जो इच्छा होती है उनको पूरा करती है, तो उसकी जो ये अचीवमेंट है, यानी उसे लगता है हाँ मैंने एक बहुत बड़ा काम पूरा किया है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है, और उस वुमन को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है कि हाँ तुमने सफलता पा ली है, तुमने अच्छे से एक बेबी को जन्म दे दिया है। Among the new first person accounts of how this works in practice in this one from a young Silhedi woman। अब देखिए राइटर कह रही हैं कि जब मैं कुछ ऐसी औरतों से मिली
तो उनमें से एक औरत, जो पहली औरत थी, उसने ये बताना शुरू कर दिया कि हाँ, मतलब एक जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तो क्या क्या किया जाता है, जब बच्चे को जन्म होता है उसका प्रोसेस कैसा होता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, अब हम उस वुमन के ज़बानी जो नीचे लिखा हुआ है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जानेंगे कि वो वुमन जो है राइटर को क्या क्या बता रही हैं कि हाँ क्या क्या होता है, बातचीत क्या कर रही हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि हाँ कैसे औरत प्रेग्नेंट होती है, कैसे मतलब उसे ट्रीट किया जाता है, फिर कैसे बच्चा बॉर्न होता है। तो देखिए, इफ़ अ गर्ल इज़ लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, अगर एक जो लड़की है वो भाग्यशाली होती है और उसके पेरेंट्स जिंदा होते हैं, माता पिता जिंदा होते हैं, शी गोज़ टू हर मॉम्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज़ लाइफ। कहा जा रहा है कि अगर एक जो लड़की है वो लकी है और उसके माता पिता जिंदा हैं, तो वो क्या करती है, अपने प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ मंथ और जब बेबी बॉर्न हो जाए उसके बाद कुछ मंथ तक अपने मायके रहती है, अपने माँ के घर रहती है। देयर शी गेट्स अ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, वहाँ वो बहुत सारा प्यार और दुलार पाती है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। शी इज़ आस्क्ड, उससे पूछा जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है, व्हाट डू यू फैंसी, फैंसी मतलब इच्छा करना, तुम्हारी क्या इच्छा हो रही है अभी, यानी उसकी हर एक इच्छा का ख्याल रखा जाता है। ऑल द टाइम, हमेशा, शी इज़ लॉक्ड आफ्टर, शी इज़ लुक्ड आफ्टर, यानी हमेशा उसकी देख रेख की जाती है, हमेशा कुछ लोग उसके साथ रहते हैं। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ सेलिब्रेशन, यानी प्रेगनेंसी की जो पूरी बात है ये एक बहुत ही उत्साह का माहौल होता है, एक सेलिब्रेशन होता है कि कोई प्रेग्नेंट हो फैमिली में, उसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। When the baby is born, it is an occasion of joy for the whole family. जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, जब वो प्रेग्नेंट वुमन बच्चे को जन्म दे देती है, तो वो जो ओकेज़न है, वो जो सिचुएशन है, वो जो अवसर है, वो पूरी फैमिली के लोगों के लिए बहुत ही जॉय का होता है, यानी बहुत ही एंजॉय करते हैं सब लोग। द नेमिंग सेरेमनी इज़ लवली, जो नामकरण का जो रस्म होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। इट इज़ हेल्ड व्हेन द बॉय इज़ 7 days ओल्ड, यानी ये तब होता है जब जो लड़का होता है, यानी अगर बच्चा में मतलब लड़का हुआ हो, तो होने के 7 दिन का जब वो बच्चा हो जाता है, लड़का हो जाता है, तब उसका नामकरण होता है। द न्यू ड्रेस इज़ ब्रॉट फॉर इट एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर, यानी बच्चे के लिए एक नया कपड़ा खरीदा जाता है, माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी जाती है। देयर इज़ फिस्टिंग सिंगिंग अंटिल लेट एट नाइट, और वहाँ क्या होता है, भोज होता है और बहुत सारी औरतें गाना गाती हैं देर रात तक। द वीमन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स, यानी जो कुंवारी जो लड़कियां होती हैं और औरतें होती हैं वो एक साथ बैठती हैं, गैदर बातचीत करती हैं और गाना गाती हैं। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर worn टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, यानी लहसुन और हल्दी, इन इसकी मालाएं बना के पहनाई जाती हैं बच्चे को, ताकि जो बुरी आत्माएं हैं, यानी बुरी नज़र से बचाने के लिए। डेट्स व्हेन द नेम इज़ चूजन, और तब उस बच्चे का नाम चुना जाता है। द सेरेमनी इज़ हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल, यानी लड़का हो या लड़की हो, ये जो अवसर है, ये जो उत्साह है, वो एक जैसा ही मनाया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ कंसिडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय, हाँ ये बात तो है कि मतलब अगर लड़का हो तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लोग ज़्यादा खुश होते हैं। बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज़ सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमन इन द फैमिली, लेकिन अगर लड़की भी हो तो परिवार के लोगों के द्वारा ये जो अवसर है ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ये टाइम। वी सिट टुगेदर ईटिंग पैन एंड सिंगिंग, हम लोग एक साथ बैठते हैं और सॉरी पान, हम लोग एक साथ बैठते हैं, पान खाते हैं और गाना गाते हैं। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, हम में से कुछ, देखिए ये औरत बता रही हैं कि कैसे कैसे होता है, ये औरत क्या है, एक औरत राइटर को बता रही हैं ये सब बातें। तो वही कह रही हैं कि सम ऑफ अस बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, यानी हम में से कुछ अनमैरिड यानी कुंवारी लड़कियां भी होती हैं, अदर्स एज्ड लेडीज़ ऑफ 40 और 50, और कुछ 40-50 साल की औरतें भी होती हैं। देर आर सो मैनी जोक्स, सो मच लाफ्टर, वहाँ बहुत सारे जोक्स होते हैं, कॉमेडी हम लोग करते हैं, बहुत हंसते हैं, चुटकुले पढ़ते हैं।
पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग। लोगों को देख के बहुत हंसी आती है जब वो पान खाते हैं और गाना गाते हैं। द मेन डोंट टेक मच पार्ट, यानी इसमें मर्दों की उतनी भागीदारी नहीं होती है, मर्द इसमें उतना हिस्सा नहीं लेते हैं जितना कि औरतें। दे मे कम एंड हैव अ लुक एट द बेबी, बट द सिंगिंग, द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट, इट इज़ ऑल वीमन। कह रही हैं वो औरत कि मर्द जो हैं वो इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। हो सकता है वो आते हैं, यानी कुछ मर्द जो आते हैं एक नज़र बच्चे को देखते हैं, लेकिन जो गाना गाना होता है, देर रात तक बातें करना होता है, इट इज़ ऑल वीमन, यानी वो औरतों का ही काम है, वो औरतें ही करती हैं। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रेयरली रिटन डाउन। जो वो गाना गाती हैं वो बहुत ही सिंपल सॉन्ग होते हैं, साधारण गीत होते हैं जो कि शायद ही कहीं लिखे हुए हों। कहने का मतलब है गाना खुद से बना बना के गाती हैं जो शायद ही कहीं लिखे हुए हों। दे आर अबाउट द लिव्स ऑफ वीमन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की जो औरतें हैं उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है। यानी ये जो सारी बातें हैं वो एक वुमन जर्मेन ग्रियर को बताई हैं। अब नीचे फिर देखिए डाटा लिखा गया है। तो आई होप कि आपको ये 6th पैराग्राफ तक हम आज के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।